तो दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल टेक्निक है जिसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। ये दोनों वर्ल्ड वार में अमेरिका कहीं भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। ये अमेरिकन क्या करते थे कि दोनों वर्ल्ड वार में आर्म्स सेल करते थे, हथियार बनाए और सेल किए। सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान जो लास्ट तक लड़ रहा था, जापान के ऊपर एटम बम ड्रॉप किया, एंट्री हुआ था अमेरिका का। वो जो पर्ल हार्बर में जापान अमेरिकन फ्लीट पर बम्बार्डिंग किया था, इसीलिए अमेरिका ने एटम बम गिराया और सरेंडर हो गया, वर्ल्ड वार खत्म हो गया। लेकिन अमेरिकन के सामने भी ये क्लियर हो गया कि अगर शक्तिशाली बनना है हर तरह से, खास करके पैसे से, पैसा रहेगा तो सब चीज़ होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस कंट्री का जो करेंसी है सो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो शक्तिशाली बनने का कई सारा मेजर पैमाना होता है, जिसमें से एक है जो कीमती धातु है, किस देश के पास कितना है, ठीक है। सोना, चांदी, तांबा, निकेल, कोबाल्ट आज के समय में रेयर अर्थ मिनरल, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद गोल्ड जमा करने का होड़ मच गया। गोल्ड जमा करने का हर देश में होड़ मच गया कि हम जमा करेंगे। एक इशू था कि ताज़ा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ कि कोई भी कंट्री सुरक्षित नहीं था, ठीक है। सबसे अधिक सुरक्षित अमेरिका और इंग्लैंड था। तो जो इंक्लूडिंग आवर कंट्री जो गोल्ड अपना खरीदता था ये कंट्री, वो अमेरिका या इंग्लैंड में जो निर्धारित बैंक था, जैसे इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड है वैसे ही अमेरिका का भी होगा, उसमें वो गोल्ड जमा करता था, जिसके बदले में वहाँ का गवर्नमेंट, अमेरिका का गवर्नमेंट उनको एक सर्टिफिकेट या रिटर्न डॉक्यूमेंट देता था कि आपका गोल्ड हमारे पास जमा है, ठीक है। अब आज के डेट में जो प्रक्रिया चल रहा है, दो टॉपिक हम बात करेंगे। प्रक्रिया क्या है कि आप देखते हैं कि गोल्ड, इंडिया का गोल्ड अमेरिका में जमा है, इंग्लैंड में जमा है। इसके अलावा ये तो धातु हो गया, कीमती धातु। इसके अलावा इंडिया का कई सारा बैंक वहाँ पर है, पीएनबी होगा, स्टेट बैंक होगा, जो कि एक्सिम बैंक होगा दूसरे देशों में, जो कि बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन करता है, तो उसमें भी वहाँ कैश लेयर रहता है। तो आपने देखा होगा हाल के समय में अमेरिका कभी रसिया का कैश सीज कर रहा है, कभी वेनेजुएला का कर रहा है, कभी ईरान का कर रहा है, ठीक है। तो गोल्ड भी है वहाँ पर, रसिया के साथ गोल्ड भी जो है सो सीज है, क्या है पता नहीं। लेकिन ये खतरनाक सिचुएशन अमेरिका क्रिएट कर दिया और ये ट्रिगर कर दिया ऐसे चीज़ को कि हर कंट्री जो वहाँ पर अपने कंट्री से बाहर कहीं गोल्ड जमा करके रखे हुए हैं, तो गोल्ड या सिल्वर रखिए, मेनली गोल्ड है, वो चाहता है कि हमारे कंट्री में आ जाए। तो इंडिया में आना शुरू हो गया है और ये इंग्लैंड से भी आ रहा है, शायद अमेरिका से भी आया है, टर्म्स में आता है और इस मेनली आरबीआई वहाँ से मंगाता है, ठीक है। अभी देखिए अभी क्या है कि एक दूसरा टॉपिक है, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या है कि भारत सरकार जो जैसे अभी बजट बनाया है, हर देश का सरकार बजट बनाता है, इनकम कहाँ से होगा और खर्च कहाँ होगा। जनरली पिछले साल का जो इनकम होता है और खर्च होता है वो हर कंजिक्यूटिव ईयर्स में वो बढ़ता है, मतलब इनकम को भी बढ़ाना है, खर्च को भी बढ़ाना है। और नॉर्मली जो खर्च होने का जो बजट होता है वो इनकम के बजट से अधिक होता है, मतलब उसको डेफिसिट ऑफ बजट बोलते हैं। तो पैसा आएगा कहाँ से, तो इसके लिए हर देश का सरकार, हमारा सरकार भी कर्ज लेती है। कर्ज लेती है सरकार, किससे कर्ज लेगी? सरकार अपने लोगों से भी कर्ज लेती है, अब विदेश से भी कर्ज लेती है, ठीक है। प्लस दो बैंक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जो कि अमेरिका डोमिनेटेड है, उससे भी कर्ज लेती है। तो जो पब्लिक लोगों से जो कर्ज लेती है, अपने लोगों से या दुनिया के दूसरे देशों के लोगों से भी कर्ज लेती है, या दुनिया के दूसरे देश के सरकार से भी कर्ज लेती है, इसमें बैंक नहीं है, तो वो एक बॉन्ड के थ्रू लेती है, ठीक है। जैसे अपने देश में आप देखिएगा बॉन्ड सिक्योरिटीज उसको बोला जाता है। उसमें क्या है कि जो एफडी का इंटरेस्ट है उससे अधिक इंटरेस्ट देने का गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट कोई बॉन्ड निकाला कि हाँ ये बॉन्ड है और आप लोग हमको मिनिमम एक बॉन्ड पर इतना रुपया दीजिए, 5 साल या 10 साल या 7 साल के बाद इतना % इंटरेस्ट के साथ आपको लौट जाएगा, ठीक है। तो ये वो परसेंटेज फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी तरह ये तो गवर्नमेंट का है, प्राइवेट कंपनी भी करती है ये चीज़, ठीक है। एक चीज़ प्राइवेट कंपनी भी करती है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा करती है। तो दुनिया का हर देश करती है, ठीक है। अमेरिका भी करता है। अमेरिका जो है वो भी अपने लोगों से और दुनिया के दूसरे लोगों से कर्ज लेती है, अपना बॉन्ड इशू करती है, ठीक है।
हमारा जो इंडस्ट्रीज है या दूसरे देश का जो इंडस्ट्री है वो भी दूसरे देश में जाकर वहाँ के लोग और वहाँ के सरकार से बॉन्ड के थ्रू कर्ज लेती है, जिसको निर्धारित रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसको लौटाना है, ठीक है। लेकिन बॉन्ड का वैल्यू भी कम हो जाता है। अब क्या है कि कई तरह का बॉन्ड होता है जिसमें गोल्ड बॉन्ड भी होता है, मतलब आपको जो कर्ज आपसे लेगी वो इक्विवेलेंट टू गोल्ड प्राइस लेगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रहेगा ही, साथ साथ जो वैल्यूएशन गोल्ड का बढ़ेगा या घटेगा, जनरली बढ़ता ही है, उसको भी देगी। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल रहा है और जो गोल्ड का यील्ड के टाइम में जो रिटर्न होगा जिसमें मिलने मैच्योर हो रहा है वो भी आपको देगी, मतलब उसमें प्रॉफिट आपको अधिक होगा, ठीक है। तो हमारा कंट्री भी गोल्ड बॉन्ड बेचता है, गोल्ड सिक्योरिटीज, और दूसरे देश से भी गोल्ड सिक्योरिटी हम लोग खरीदते हैं, ठीक है। तो हाँ, एक डाटा है जो मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए, अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट एक डाटा बता रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट है, खास करके आप समझना चाहेंगे कि ये बिजनेस कैसे होता है, तो ये आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी देखिए, ये जो है इस चीज का जो ट्रेजरी स्टॉक शुरू में ही बोले हैं हम, तो सबसे अधिक जो है सो हम लोग जो है सो गोल्ड बॉन्ड हमारे तरफ से आरबीआई खरीदता है अमेरिका के साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें देखिए, ये 2024 में हमारे पास जो था सो $240 बिलियन का ये बॉन्ड था, जो कि 2026 में ये घट के $174 बिलियन का हो गया। मतलब मोटा मोटी $70 बिलियन कम हुआ है। $70 बिलियन बॉन्ड क्या है कि गोल्ड के रेट, आप पैसा लिया गोल्ड के रेट से मेच्योरिटी के टाइम में आपको इंटरेस्ट के साथ वो वैल्यूएशन भी देगी, ठीक है। तो ये कम क्यों होता है? ये कम इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों ने ऑन पेपर खरीदने से बेहतर समझा कि इसको फिजिकली खरीदा जाए, मतलब सोना खरीद कर मंगाने का। जैसे रसिया से भी हम लोग खरीद रहे हैं सोना, मतलब हम लोग इधर से कैश दे रहे हैं और उधर से गोल्ड ले रहे हैं, फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आरबीआई सबसे अधिक बड़ा खरीदार है। इसके अलावा कुछ म्यूचुअल फंड हाउस भी गोल्ड खरीदती है, जो आपने देखा होगा गोल्ड ईटीएफ है ना, गोल्ड ईटीएफ FOF। तो इसमें सबसे ऊपर जो लिस्ट में नाम है बंधन म्यूचुअल फंड का है, ठीक है। ऑफर्स द बंधन US ट्रेजरी बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद DSP म्यूचुअल फंड, DSP US स्पेसिफिक डेप्ट पैसिव फंड, ये नाम है, जो कि गोल्ड खरीदती है अमेरिका से। उसके बाद आदित्य बिरला सन लाइफ, ये भी खरीदती है। फिर इसके बाद कुछ कंपनी भी जो है सो खरीदती है गोल्ड बॉन्ड। कहीं कहीं गोल्ड बॉन्ड के लिए G-SEC भी लिखा है, G फॉर गोल्ड, G-SEC, SEC सिक्योरिटीज, G-SEC भी आता है। और जो कुछ प्राइवेट कंपनी है उसमें गोल्ड बॉन्ड खरीदने वाले में रिलायंस इंडस्ट्री, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और इन्फोसिस और TCS टेक्नोलॉजी कंपनी। इसके अलावा और भी कंपनी है, अदानी इंटरप्राइज भी है, नाम नहीं दिया है। ये 5-6 जो है सो इम्पोर्टेंट कंपनी है आज के डेट में, ठीक है। तो आप भी गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। कैसे है कि डीमेट अकाउंट आपके पास होना चाहिए। डीमेट अकाउंट रहेगा तो उसमें पेज सर्च कीजिएगा, जहाँ पर बिडिंग वगैरह का लिखा रहता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का लिखा रहता है और लिखा रहता है, उसी में सिक्योरिटीज लिखा रहता है एक जगह, ठीक है। सिक्योरिटीज पर क्लिक करने के बाद आज के डेट में आपके कंट्री में किस किस ढंग का, किस किस टाइप का सिक्योरिटीज चल रहा है वो सभी रहेगा। उसका मिनिमम अमाउंट कितना है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने दिन के लिए उसमें डिपॉजिट करना है। जनरली फिक्स डिपॉजिट से अधिक होता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में जाइएगा, म्यूचुअल फंड जो भी आप ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड में जो भी ऐप यूज़ कर रहे हैं उसमें जाकर आप सिक्योरिटीज या बॉन्ड डाल के देखिएगा तो बहुत सारा बॉन्ड का आएगा। अपने देश के लिए जो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होता है सो, और विदेश से जो होता है हम लोग लाते हैं सो, तो इसमें क्या है कि बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसमें चूंकि इंटरेस्ट प्रॉमिस रहता है कितना पेमेंट करेगा है ना, तो सेफ है। लेकिन इसका वैल्यू भी गिरता है। सपोज कीजिए कि किसी कंट्री का किसी कंपनी का बॉन्ड हम लोग खरीदे हुए हैं, ठीक है, और डिफरेंट कंडीशन होता है। आप 1 साल में बेच सकते हैं, 2 साल में बेच सकते हैं या 5 साल में बेचेंगे, इस तरह का होता है। तो जैसे शेयर मार्केट में होता है, अगर बिकवाली अधिक होता है तो वैल्यू गिरने का चांस रहता है। तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि उसमें प्रॉमिस रहता है इतना इंटरेस्ट आएगा
और ढेर सारा अगर बॉन्ड बेचा तो उस कंपनी के पास उस समय उतना इंटरेस्ट के लिए पैसा होगा या नहीं होगा। ये भी चीज़ आता है। अभी हाल के दिन में हुआ जो गोल्ड सिक्योरिटीज था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 5 या 6 साल पहले जो इशू हुआ था लोग का, तो इस साल मेच्योर हो गया है, पिछले साल से मेच्योर हो रहा है। तो मेच्योर हो रहा है तो प्रोमिस्ड है इंटरेस्ट तो आपको देना है, प्लस जो लेटेस्ट रेट है उस रेट के अनुसार भी आपको भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो यील्ड हुआ है ना, यील्ड हुआ, अब बढ़ा हुआ रेट, अभी मालूम है कि गोल्ड का रेट वगैरह सब बहुत बढ़ गया था, बढ़ा हुआ यील्ड का पैसा भी देना, तो ये बहुत बड़ा इशू हो गया था कि जिस समय बॉन्ड लाया गया होगा उस समय तो अनुमान नहीं किया होगा 7 साल पहले कि ऐसा होगा। तभी गवर्नमेंट का जो बजट है इसमें गड़बड़ हो जाता है ये सब चीज़, ठीक है। एक बार इस तरह का समस्या आना इसका, तो थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे। बाकी ये सब चीज़ पढ़ना चाहिए। आपको लगेगा कि भाई बाजार से सोना खरीदना अच्छा है या गोल्ड बॉन्ड खरीदना अच्छा है। गोल्ड बॉन्ड हमेशा नहीं आता है, बहुत सोच समझ के गवर्नमेंट लाती है। या आपको डिजिटल गोल्ड खरीदना है, तो ये सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और हाल फिलहाल में जो मार्केट वगैरह गिरता है तो इसमें इतना परेशान होने का नहीं है। 10 साल में कम से कम 4 बार मार्केट गिरता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से इन्वेस्टमेंट करते रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एडुकेटेड होना पड़ेगा। बिना एडुकेशन के कौन आपको इतना बताएगा, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। काम करते रहिए, अपना जो काम कर रहे हैं मन, जो भी काम कर रहे हैं मन लगा के कीजिए, ठीक है। ऐसा अगर आपके पास टेबल साफ करने का काम है तो भाई ऐसा कीजिए कि आपको भी सेटिस्फैक्शन हो और लगे कि काम बहुत अच्छा हुआ है, लोग भी बोले। तो अपना मेन काम छोड़ने का नहीं है। अब उससे जो पैसा आता है उसको इधर उधर लगाना है। तो 50% पैसा अगर आप 50 साल से ऊपर का है तो 60% पैसा जो है एफडी में ही लगाइए, बाकी इधर उधर कीजिए। अदरवाइज आप 20, 25, 30 बरस का है तो आप म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, ये सब में लगाइए। और 50 वर्ष के बाद जो है सो रिस्क नहीं लेना चाहिए। अधिक से अधिक का बॉन्ड जो होता है उसमें लगाइए, क्योंकि बॉन्ड में इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड है। अब जो बॉन्ड इश्यूअर होता है उसे प्रोमिस्ड कैपिटल के रूप में मिलता है, उतना इंटरेस्ट लगाइएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप जो भी कंपनी आपका पेंशन फंड वगैरह रेगुलेट करती है वो भी एक बहुत सारा अमाउंट जो है सो इधर से वो सिक्योरिटीज में लगाती है, ताकि मिनिमम उतना अमाउंट का गारंटी रहे, बाकी इधर से उधर होते रहता है। आर्बिट्राज वैसा ही होता है, जो फंड है आर्बिट्राज सिक्योरिटीज में लगाती है। लिक्विड फंड जिसको बोलते हैं, मतलब लिक्विड फंड ऐसा होता है जो म्यूचुअल फंड कैटेगरी का है, जिसमें आपका मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो बॉन्ड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही रहता है, जहाँ इंटरेस्ट जो है सो प्रोमिस्ड है, ठीक है। और उसके अलावा करीब करीब आप रख लीजिए कि 70% जो है सो उसी में रहता है, बॉन्ड और सिक्योरिटी में। बाकी 25% जो ग्रोथ स्टॉक में रहता है, जो आने वाले टाइम में 4, 5 साल, 6 साल में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा प्रोजेक्शन रहता है। तो उम्मीद है कि कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी आया होगा, तो समझते रहिए। और हमारा लेक्चर भी देखते रहिए, इंजीनियरिंग से संबंधित लेक्चर हमारा। अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित, सुपरवाइजर, कारपेंटर, बार वेंडर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, तो www.technodigital.co.in पर जाइए। अगर आपको करियर के बारे में अपना जानना है, अधिक ज्ञान करना है कि इस स्टेज का ज्ञान के साथ आगे आप क्या डेवलपमेंट करेंगे, तो सुजीत्स करियर काउंसलिंग पर जाइए, तो वहाँ लॉगिन कीजिए। और अगर आप नया टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, खुद का अपना यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हैं, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म वगैरह का वीडियो बनाना चाहते हैं, तो हमारा एक कंसर्न विंग है, उसमें जाइए। उसका वेबसाइट है www.diedits.com, ठीक है। वहाँ से आप अपने ये जो वीडियो बना रहे हैं, लेक्चर बना रहे हैं, प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वो सभी को आप एडिट करवा सकते हैं। हाई लेवल एडिटर वहाँ अवेलेबल है 24/7। तो उम्मीद है कि सब चीज़ समझे होंगे और अच्छा भी लगा होगा।